Class 10th History, the Making of the Global World. The Pre-Modern World. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो कि लास्ट 50 इयर्स से ही हमारे सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल वर्ल्ड बनने की अपनी एक लंबी हिस्ट्री है, जिसमें जो ट्रेड है वो एक जगह से दूसरी जगह के लोगों के बीच में होता रहा है। एक लंबी हिस्ट्री है माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों के माइग्रेशन की। पीपल यूज टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन सब की एक लंबी हिस्ट्री है। एंशियंट टाइम से ही ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ये वास्ट डिस्टेंसेस को ट्रेवल करते थे, लंबी दूरियों को कवर करते थे ज्ञान हासिल करने के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, मौक़ों की तलाश, अपॉर्चुनिटी के लिए, और टू एस्केप परसिक्यूशन या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए। और ये जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, ये अपने साथ गुड्स, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ये ना सिर्फ गुड्स बल्कि मनी, अपने खुद के वैल्यूज़, अपनी योग्यता, अपनी स्किल, अपने आइडियाज़, अपने इन्वेंशंस और इवन जर्म्स और डिजीज़ को भी कैरी करते थे। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें जहाँ पे हमें मूवमेंट ऑफ गुड, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो वो आज से लगभग 3000 BC ई में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग अपने कोस्टल एरियाज़ के थ्रू वेस्ट एशिया से कनेक्टेड थे, और वेस्ट एशिया के कोस्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कोस्ट थे आपस में कनेक्टेड थे, और इनके बीच में ट्रेड रिलेशन था। इसके अलावा लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक जो कौड़ी हैं, मालदीव की जो कौड़ी है, ये चाइना पहुंची और चाइना से ये ईस्ट अफ्रीका भी पहुंची, और ये जो कौड़ी है इसका इस्तेमाल एज अ करेंसी होता रहा था। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। मॉडर्न पीरियड के पहले जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, उस समय मेडवल या एंशियंट टाइम में जो सिल्क रूट थे, उन सिल्क रूट के थ्रू दुनिया के जो अलग अलग हिस्से थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। सिल्क रूट इसे इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो मेन कमोडिटी इस रूट से ट्रेवल करती थी वो चाइनीज़ सिल्क थी, और कई सारे सिल्क रूट हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सिल्क रूट ओवर लैंड भी थे और सी के रूट थ्रू भी थे। और ये जो सिल्क रूट थे ओवर लैंड एंड बाय सी, ये एशिया के वास्ट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते थे। ये सिर्फ ना एशिया के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से भी कनेक्ट करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो सिल्क रूट था ये क्रिश्चियन एरा के पहले से एग्जिस्ट करता रहा है, और ये लगभग 15वीं सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा यूज़ में था। जैसे मैंने बताया, मेन कमोडिटी चाइनीज़ सिल्क थी जो कि इस रास्ते ट्रेवल करती थी, जिसके नाम पर इसको सिल्क रूट बोला जाता है। बल्कि
सिल्क रूट के अलावा चाइनीज़ पॉटरी, जो चाइना के बर्तन थे, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, ये भी इस रास्ते ट्रेवल करता था। और वापसी में यूरोप से जो प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर फ्लो करके एशिया आता था। सिल्क रूट से ना सिर्फ लोग ट्रेवल करते थे, गुड्स ट्रेवल करता था, बल्कि सिल्क रूट से कल्चरल जो कनेक्शन था, कल्चरल एक्सचेंज भी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में आपस में हुआ करता था। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सिल्क रूट के थ्रू ही क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स जो थे, ये क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से एशिया पहुंची और इस तरह से क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो एशिया में पॉपुलर हुआ। मुस्लिम प्रीचर्स इसी रूट के थ्रू यूरोप भी पहुंचे और एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में आए। इन सब के पहले बौद्ध रिलीजन जो कि ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ था, वो सिल्क रूट के थ्रू ही डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हुआ और पूरी दुनिया में सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक ये पॉपुलर हुआ। इस फोटोग्राफ में मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस and the Orient exchanging goods from Marco Polo, Book of Marvels 15th century। इसमें अगर आप देखोगे कि जो वेनिस के मर्चेंट हैं और ओरिएंट, ओरिएंट मीन्स ईस्टर्न वर्ल्ड पीपल, दे आर कॉल्ड ओरिएंट पीपल। तो वेस्टर्न पीपल एंड ओरिएंट पीपल दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स। और ये बुक आपका 15th सेंचुरी, मार्को पोलो, ही वॉज एन इटालियन ट्रेवलर हु विजिटेड टू चाइना। तो मार्को पोलो की जो बुक है, बुक ऑफ मार्वल्स, इससे ये फोटोग्राफ ली गई है। इससे पता चलता है कि किस तरह से ट्रेड रिलेशन ईस्टर्न कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्री के थ्रू था। और ना सिर्फ ट्रेड रिलेशन था, बल्कि पीपल दे ऑल्सो यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Food travels, spaghetti and potato. Food, it is a good example of long distance cultural exchange. Long distance cultural exchange का जो फूड है, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जब ये नए लैंड में ट्रेवल करते थे, तो वो नए एरिया में अपने न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस किया करते थे। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें रेडी फूड स्टफ्स का, झटपट तैयार होने वाली जो खाने की चीज़ें हैं उनका, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से स्पगेटी और न्यूडल्स ये कॉमन ओरिजिन को शेयर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चाइनीज़ नूडल्स थे, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेवल करके गए और जब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोप पहुँचे तो इन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और ये स्पगेटी बन गए। ऐसा माना जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स थे, ये 5th सेंचुरी में सिसिली में पास्ता लेकर के गए। सिसिली, इट वाज एन आइलैंड, ये एक आइलैंड था जिसको आज हम इटली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसी तरह के जो फूड आइटम्स थे वो इंडिया और जापान में भी पाए जाते थे और इसीलिए ये भी पॉसिबल है कि कभी हम ये बहुत ज़्यादा ना जान पाएँ कि ये जो फूड आइटम्स हैं इनका एक्चुअल ओरिजिन कब और कैसे हुआ। हमारे कई सारे जो कॉमन हम फूड्स हैं, जैसे पोटैटो,
सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये हमारे एंसेस्टर्स को 500 ईयर्स पहले नहीं पता थे। ये जो फूड आइटम्स हैं ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए, एशिया में इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली उन वास्ट एरियाज को, उस वास्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद ही जो यूरोप के लोग हैं, जब ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट गए, स्पेशली साउथ अमेरिका, तो उन्हें इन फूड आइटम्स के बारे में पता चला और इस तरह से ये फूड आइटम्स यूरोप पहुँचे। और यूरोप से जब यूरोप के लोगों ने एशिया पर अपनी कॉलोनीज बनाई तो ये सारे फूड आइटम्स एशियन कंट्रीज़ तक पहुँचे। तो इस तरह से हमारे कई सारे जो कॉमन फूड हैं ये अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो हैं उनसे मिलते जुलते हैं, जिनको अमेरिकन इंडियन के नाम से आज जाना जाता है। कई बार ये जो न्यू क्रॉप्स हैं ये लाइफ एंड डेथ का भी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ज़मीन और आसमान की जो का अंतर भी ले आते हैं। जैसे जब ये जो न्यू फूड आइटम्स स्पेशली पोटैटो जब ये यूरोप पहुंचा तो यूरोप के जो पुअर पीपल थे उन्हें बेटर फूड मिलने लगा, उनका लाइफ स्पैन बढ़ा और वो हेल्दी लाइफ लीड करने लगे, लाइफ स्पैन भी बढ़ा जब वो पोटैटो से इंट्रोड्यूस हुए। आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीजेंट्स थे वो पोटैटो पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि 1840s में जब डिजीज़ के कारण पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो वहाँ पर hundreds of thousands people they died because of starvation। भुखमरी के कारण वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग मारे गए। यहाँ पे आप देखो एक न्यूज़ है 1849 में का, हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन अ फील्ड। ठीक, ये जो भूखे बच्चे हैं ये आलू की खोज में खेत में खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी पोटैटो की जो फसल है वो हार्वेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे आलू निकाले जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये लोग भूखे हैं और ये लेफ़्ट ओवर्स को डिस्कवर कर रहे हैं। ये जो फोटोग्राफ ली गई है इट इज़ ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन। ये जब आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन पड़ा था उस समय की फ़ोटोग्राफ है, इन विच लगभग आपका 10 lakh people they died because of starvation in Ireland, and double the number migrated in search of work. Conquest, disease and trade. सिक्सटीन सेंचुरी में जब यूरोप के लोग इन्होंने ये इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर करना चाहते थे और एक्सीडेंटली इन्होंने अमेरिका को जो है वो डिस्कवर कर लिया। तो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद जो यूरोपियन पीपल थे इन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स पे कब्जा कर लिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पे कब्जा कर लिया। एंड यूरोपियन कॉन्केस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। ये जो यूरोपियन कॉन्केस्ट था अमेरिका पर ये इनके सुपीरियर मिलिट्री पावर के कारण नहीं हुआ था। जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे इन्होंने
मोस्ट पावरफुल वेपन को यूज़ नहीं किया था इस एरिया को कॉन्कर करने के लिए। इनके कॉन्कर का मेन रीज़न क्या था कि ये जो जर्म्स अपने साथ लेकर के गए थे, उन जर्म्स के कारण जो डेडली डिजीज़ न्यूली कॉन्टिनेंट पर स्प्रेड हुए, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, इसके कारण अमेरिका में बहुत सारे लोग मारे गए। क्योंकि अमेरिका डिस्कवरी के पहले, अमेरिका की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उसके पहले अमेरिका आइसोलेशन में था, और अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के जो ओरिजिनल पीपल थे, उनके अंदर इन डेडली डिजीज से फाइट करने के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। और इस तरह से जब यूरोप के लोग इन कॉन्टिनेंट्स पे गए और वो अपने साथ स्मॉल पॉक्स के वायरस लेकर के गए, तो ये जो स्मॉल पॉक्स है ये यहाँ के लोगों के लिए एक डेडली किलर प्रूव हुआ, जिसके कारण अमेरिका या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग मारे गए। एक बार जब ये स्मॉल पॉक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया तो ये काफ़ी तेज़ी से कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में भी फैला, उस एरिया में भी फैला जहाँ पर यूरोपियंस पहुँचे ही नहीं थे, कभी गए ही नहीं थे। और फिर स्मॉल पॉक्स के कारण यहाँ पर जो लोग हैं मारे गए, और बहुत सारे जो एरिया थे वो एकदम से खाली होते चले गए, जिसके कारण यूरोपियंस के लिए, चाहे वो स्पेनिश थे या फिर पोर्तुगीज़, उनके लिए उन एरिया पे कब्ज़ा करना काफ़ी इजी हो गया।